Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is the part 2 of lecture number 1. Just now I start the introduction to web engineering. Before starting, I will share the book. So this is the web engineering book. You can see the name of its writers. Book title is Web Engineering, and these are the writers, or you can say these are the editors of this book. It is simply you can download from the internet. I also have this book. I will give you a look of this book. I'm sharing the book. You can see its title. Yeah, this is the book of web engineering. There are some topics we will follow from this book. Categories of web application and requirements. Then we have objectives, concepts, architecture of web engineering. I mean architecture of web page. So this is the book you can download from the internet. We also have HTTP client server communication protocols. We will discuss. This book is basically consists of the theory of web. You can see टेस्ट ऑटोमेशन जब हम कोई वेब डिजाइन कर लें तो उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि वो सही काम कर रही है नहीं कर रही, तो उस वेब की टेस्टिंग भी होती है। उस वेब की कुछ सिक्योरिटी भी होती है कि हम उस वेब को कैसे सिक्योर बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हमारे पास आती है, टेस्ट अप्रोचेस, एजाइल अप्रोच है हमारे पास, कन्वेंशनल अप्रोच है, तो ये क्या होती है ये भी हम इसके अंदर देखेंगे, उस बुक में स्टडी कर सकते हैं। देन ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, जब हमें उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वेब पेज ऐसा है जिसके अंदर किसी टॉपिक के बारे में डिटेल दी गई है, तो ये हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं जिनको यूज करते हुए हम उसमें अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं। परफॉर्मेंस, किसी भी वेब एप्लीकेशन की हम परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। सिक्योरिटी फॉर वेब एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अच्छा, तो ये बुक आपके पास थ्योरी किसके लिए है, टोटली किसके लिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी है हमारे पास, जितने भी हमें कवर करने होंगे वो हम इस बुक से कवर करेंगे। देन हमारे पास जब लैंग्वेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, उन लैंग्वेजेस की हेल्प हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। कोई जैसे मैंने आपको W3 स्कूल का हवाला दिया कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और वो एक बहुत ही ईजी और बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अंदर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, किसी भी कोर्स की, कंप्यूटर लैंग्वेज, तो आप उसके ऊपर सीख सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, introduction to web engineering. So what is the web engineering? It is the study of the process used to create high quality web based application. ये कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है एक हाई क्वालिटी वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने को जा रहे हैं, रेडी करने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी स्टडी। वेब इंजीनियरिंग draws heavily on the principles and management activities found in software engineering processes. तो वेब इंजीनियरिंग किसका सब पार्ट है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब पार्ट है। वेब इंजीनियरिंग हम उसके कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं किसी खास पर्पस के लिए, तो जस्ट ये नहीं है कि आपने सोचा कि आपको एक वेब पेज डिजाइन करना है, आपने HTML CSS और जावा सीखी और आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। बल्कि कोई भी वेब पेज डिजाइन करने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको लाइन बाय लाइन फॉलो करने हैं। उस लाइन बाय लाइन रूल्स और प्रोटोकॉल फॉलो करने से एडवांटेज क्या होगा हमारे पास, कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास एक प्रॉपर वे में काम होगा, उसके अंदर कोई मिस्टेक आने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि हम पहले ही सब देख चुके होंगे कि हमें किस तरह से काम करना है। ये कह लेंगे आपने जिस तरह से हम जब कंप्यूटर आप लोग बेसिक पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके अंदर फ्लो चार्ट सीखते हैं।
तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए भी आपको एक फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है। यहाँ पे उसको हम फ्लो चार्ट नहीं कहते, उन प्रोसेसेस के कुछ डिफरेंट नाम होते हैं, उन डायग्राम्स के कुछ डिफरेंट नाम होते हैं, जो कि हमें वेब पेज डिजाइन करने से पहले बनानी पड़ती है, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है। या फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट हमसे एक वेब पेज डिजाइन करवा रहा है, तो हम उस क्लाइंट को कैसे बताएंगे कि हम किस तरह का काम करेंगे, या वो क्लाइंट हमें किस तरह से समझाएगा। तो इसलिए इसकी कुछ डायग्राम्स होती हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। हम वेब इंजीनियरिंग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड क्वांटिफाइबल अप्रोचेस टू कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन। आपने यहाँ क्या समझा कि हम कोई भी वेबसाइट जब डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को हमको एनालाइज करना है। सबसे पहले कि कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, हमारे उसके ऊपर कितनी कॉस्ट इफेक्ट कर रही है। वेब पेज अगर आप सोचे कॉस्ट कैसे इफेक्ट कर रही है, हम तो कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे हैं, तो अभी तो हम एक सिंगल पर्सन है काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपके पास टीम में कुछ और लोग भी तो मौजूद होते हैं। आपके कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको परचेज करने होते हैं। या अगर आप टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं तो आपने उनकी उनकी सैलरी है, या फिर आपका जो और डिफरेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके ऑफिस के ऊपर, वो सब भी उस वेब पे चार्ज होते हैं। डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, वेब पेज आपका किस तरह से काम कर रहा हो, क्या वो एक ही पेज से सब चीजें फॉलो हो रही हैं, या उसके दो तीन पेज हैं। जैसे आप हमदर्द की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो डिफरेंट बने हुए होंगे ना टेक्स्ट के, एक आपके पास जो होगा उसके अंदर फॉर्म्स एंड डिग्रीज का बना हुआ होगा, एक फैकल्टी का बना हुआ होगा, एक टैब होगा आपके पास स्टूडेंट लॉगिन का, फिर एक एडमिशन प्रोसेस का। तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपका वेब पेज कितने पेजेस के ऊपर कंसिस्ट होगा, उसके अंदर किस किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, किस इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से सेपरेट रखना है। यानी एक पेज पे क्या इंफॉर्मेशन आएगी, दूसरे पेज पे क्या इंफॉर्मेशन आएगी, ये सब चीजें आपने डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं। देन टेस्टिंग, आपने वेबसाइट बना ली, अब जो है इसका जो मेन काम क्या है, क्लाइंट को देने से पहले आपने उसकी टेस्टिंग करनी है। उसको ब्राउजर पे चला के देखना है कि उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। क्या मोबाइल पे अगर हम उसको लॉग इन कर रहे हैं तो उसका टेक्स्ट वगैरह, उसके जो हेडिंग्स हैं, उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल सही हमारे पास ओपन हो रही है। अगर हम उसको कंप्यूटर पे लॉग इन कर रहे हैं तो वो वेब पेज हमारे पास किस तरह का नजर आ रहा है। और उसके अंदर जो हमने अगर कुछ बटन्स वगैरह रखे हैं कि भाई सबमिट का बटन है, या कोई सर्च के आपने सर्च बार बनाई है कि आप अब यहाँ पे अपना रोल नंबर डालें, कुछ और डालें, और उससे सर्च करके हमारे डेटाबेस से डाटा देख सकते हैं, तो क्या वो सारी फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, टेस्टिंग के अंदर आएगा। देन वी हैव सम ऑपरेशंस, कि उसके अंदर क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा रहे हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन, और फिर उस जो आपने वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर लिए, क्लाइंट को आपने दे दिए, तो उसकी मेंटेनेंस भी हमारे पास जरूरी है, उसको भी देखना है। तो www, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई वेबसाइट का लिंक डालते हैं, उससे पहले आप www लिख रहे होते हैं। तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्टेड एज एन इंफॉर्मेशन मीडियम। जो भी आप वेबसाइट स्टार्ट करते हैं उसका एक इंफॉर्मेशन मीडियम है जो आपको उस साइट के ऊपर लेके जा रहा है। एट द स्टार्ट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ www was टू शेयर द इंफॉर्मेशन। जब आप का ये स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या था कि आपने जस्ट इंफॉर्मेशन शुरू शेयर करनी है, तो इसलिए हम कोई वेबसाइट लॉग इन कर रहे हैं। बट नाउ इट हैज बीन इवॉल्व इनटू एन एप्लीकेशन मीडियम, अब आप एप्लीकेशंस के ऊपर भी जा रहे हैं। वेब एप्लीकेशंस आर इंटरेक्टिव एंड डेटा इंटेंसिव सर्विसेज। इंटरेक्टिव का मैंने मतलब बताया था पहले भी, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेक्टिव का क्या मतलब है, कि कोई ऐसी वेब एप्लीकेशन जहाँ पे यूजर अपना इनपुट दे रहा है, वेब एप्लीकेशन उसको प्रोसेस कर रही है और उसको आउटपुट दे रही है। तो ये सारी वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस हमारी क्या कहलाती है, इंटरेक्टिव वेबसाइट्स। Data intensive services, how the web applications are used and tools and technologies used to develop web application are the distinguished factors. अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वेब एप्लीकेशन इज अ सिस्टम दैट यूटिलाइजेस W3 स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। W3C के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसको किस तरह से स्पेसिफिक रिसोर्सेज को यूज करना है ब्राउजर के थ्रू, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, एक वेब एप्लीकेशन कहलाती है, जो कि ब्राउजर के थ्रू हम रन कर रहे हैं। अब why web engineering, why we will study this course and why it is necessary to know the systematic approach or to know the
rules and regulations for developing a website, a good website. Although www has been evolved into an application medium, पहले ये सिर्फ कहते हैं कि इंफॉर्मेशन मीडियम था, आपने वेबसाइट लिखी, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन अभी एक एप्लीकेशन मीडियम में ट्रांसफर हो चुका है, यानी हम डिफरेंट एप्लीकेशंस इसके थ्रू रन कर रहे हैं और इसको एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसे वेब डेवलपमेंट या वेब डेवलपर्स हैं जो कि सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो नहीं करते। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या थी? सिस्टमेटिक अप्रोच ये है जो कि हमने यहाँ ऊपर डेफिनेशन में देखी थी कि हमें कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने से पहले इन सब चीजों को एनालाइज करना जरूरी है, स्पेशली कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड ऑपरेशन। अगर हम इन दो तीन चीजों को पहले से नहीं देखते, आपने कोई वेब पेज बनाया, उसके क्लाइंट को दे दिया विदाउट टेस्टिंग, विदाउट ऑपरेशन और विदाउट मेंटेनेंस और विदाउट कॉस्ट इफेक्टिव, तो आपकी जो वेबसाइट है जरूरी नहीं है कि वो ठीक काम करे, कि उसके अंदर फॉल्ट्स आ सकते हैं, उनको मेजर करना इन सब चीज़ों को आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। तो क्लाइंट को वेबसाइट देने से पहले उसके टेस्टिंग फेज से गुजरना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे बट स्टिल मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो एनी सिस्टमेटिक अप्रोच, रेदर इट इज परफॉर्म एज एन एड हॉक एक्टिविटी, यानी कि वो उसको एक सिंपल एक्टिविटी के तौर पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सिस्टमेटिक अप्रोच वहां से नहीं ले रहे। And one-time event, often spontaneous, usually based on the knowledge, experiences, and development practices of individual developers. Limited to reuse in the sense of the copy and paste. हम limited भी हो सकते हैं कि आपने उस चीज़ों को दोबारा reuse किस तरह से करें। अपनी कोडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप उनको कहीं और भी, जब कोई और वेबसाइट आपको डिजाइन करनी हो तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसका एटलीस्ट पैटर्न वैसा बना सकें। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं कि हम इतना टाइम स्पेंड करेंगे कि एक फ्लो डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम का नाम होता है, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे फ्लो चार्ट यूज नहीं होता बल्कि यूएमएल डायग्राम कहलाई जाती है। यूएमएल डायग्राम है, मॉडल डायग्राम है, तो एंटिटी ईआर डायग्राम है। सोचते हैं हम इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बजाय क्या करें, डायरेक्ट एक वेबसाइट डिजाइन कर देते हैं, हमें तो सब काम आता है, हम इतने एक्सपीरियंस हैं, तो हम उस पर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सारे प्रोसेस से गुजरते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि अगर हमारी वेबसाइट में कोई लूप होल है या हम कोई मिस्टेक करने वाले हैं कि हमने ये अंदाजा नहीं किया था कि यूजर एक फॉर्म सबमिट करेगा, तो हमें ये वाला राइट जो है यूजर को देना है या ये वाला राइट जो है ऑथर को देना है, किसको देना है। तो ये सारी जो प्लानिंग और डिजाइनिंग है ना, ये हमें ये बताती है कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन से हमारे पास यूजर्स होंगे, किस यूजर को कौन सा राइट देना है, कौन सा यूजर कौन सा पेज एक्सेस कर सकता है, ये सब चीजें हमें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पहले ही प्लान कर लेनी चाहिए। तो बजाय ये कि आपको लॉन्ग टर्म किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, आप शॉर्ट टर्म सेविंग कर रहे होते हैं कि हम टाइम बचाएं वो करें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचें तो इन सारी प्रॉब्लम से निकलने का एक हल ये है। दूसरा कि आप अगर किसी ने आपको काम दिया हुआ है आपकी कंपनी को कि हमें ये वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो आप अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? कस्टमर को कस्टमर डायरेक्ट या तो वो बोलेगा कि हम जब तक वेबसाइट इतने महीने तक यूज ना कर लें तब तक आपको बाकी की पेमेंट नहीं कर रहे, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये काम कैसे हुआ है क्या है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करें, पहले डॉक्यूमेंटेशन उसको दिखाएं, जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो तब आप कोडिंग के ऊपर जाते हैं, तब आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाते हैं, अदरवाइज आपकी मेहनत जाया हो सकती है। द रीजंस फॉर दिस सिचुएशन आर डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन इज स्टिल कंसिडर्ड एन authoring एक्टिविटी। इट इज अ कॉमन थॉट दैट डेवलपमेंट इज इजी। लगता है कि डेवलपमेंट आसान है, लेकिन इसके पीछे जब तक आप इन सब चीज़ों से, इन मराइल से ना गुजर जाएं, तो आपकी डेवलपमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती। टेक्निक्स दैट शुड नॉट बी यूज आर मिस अप्लाइड एंड दिस सिचुएशन डिमांड्स टू फॉलो मोर सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। मतलब कि ये सिचुएशन क्या डिमांड करती है कि आप सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए वेब एप्लीकेशन या वेब पेज डिजाइन करें, जिस ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच जिसके अंदर आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन डिसाइडेड हो, क्लियरिफाई हो कि आपकी वेबसाइट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आपको जस्ट इंफॉर्मेशन पास करनी है, क्या आपको जस्ट एक टेक्स्ट बेस्ड वेब पेज डिजाइन करना है, or you want to create a interactive web page.
that will take the user input and process it and give some output. प्लानिंग आपने केयरफुली प्लानिंग करनी है अपनी वेबसाइट की, ठीक है। सारे प्रोसेसेस आपको जस्टिफाई होने चाहिए। यूएमएल डायग्राम क्या होती है वो हम आगे एक दो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हम वो बना के भी जस्टिफाई कर सकते हैं और क्लेरिफाई कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का पर्पस क्या होगा। नाउ वी हैव कैटेगरीज ऑफ वेब एप्लीकेशंस। अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि वेब डिजाइन कैसे करते हैं और वेब डिजाइन करने के लिए हमें सारी डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या क्यों जरूरत है। लेकिन वेब की एप्लीकेशंस जो होती हैं वो किस तरह से कैटेगराइज हुई हुई होती हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी वेब एप्लीकेशन को किस तरह की नीड है। सो डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेब एप्लीकेशन, these applications are the originators to web applications. These applications are stored on web server as static HTML pages and are available on request from users. ऐसे pages जो कि रिक्वेस्ट से आप गूगल पे गए, आपने लिखा किसी भी टॉपिक का नाम कि आपको इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके पास एक HTML पेज या एक वेब पेज ओपन हो गया, उसके ऊपर वो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी जो वेबसाइट्स होती हैं क्या कहलाती हैं? डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेब एप्लीकेशन। यहाँ आप कोई इनपुट नहीं दे रहे, इससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। These applications are updated manually by using respective tools. और इन एप्लीकेशंस को अपडेट किया जाता है बाय टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर कोई ऐसी डेटा है जिसमें लिखा हुआ है कि 2004 के डाटा के हिसाब से या 2004 की रिसर्च के हिसाब से हमारे पास ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं, आपके पास एक फिगर दे दी गई है, लेकिन 2006 में एक नई रिसर्च होती है और उसके अंदर फिर नया डाटा आता है, तो आप फिर वहाँ पे 2006 की जो चीज़ है या जो डाटा है या जो रिजल्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इन एप्लीकेशंस पे हाई कॉस्ट भी लगती है इनकी अपडेटिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। These application uses common gateway interface and HTML forms to provide interactivity. Web pages and links to other pages are generated dynamically according to user input. यहाँ पे आ गया इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। ये किस तरह से काम कर रहा है? यूजर इनपुट के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई है। एग्जांपल फॉर दिस कैटेगरी आर वर्चुअल एग्जीबिशंस, न्यू साइट्स और टाइम टेबल इंफॉर्मेशन। कोई टाइम टेबल है आपका, आपने टाइम टेबल देखना है, आप अपना वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि भाई अपनी जो आपका डिग्री प्रोग्राम है वो डालें, अपना सेमेस्टर डालें, तो आपके पास टाइम टेबल ओपन होकर आ जाएगा। तो ये क्या किसकी एग्जांपल होगी? इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल होगी। न्यूज साइट्स, कोई न्यूज साइट्स हैं, आपको कौन सा चैनल देखना है? ARY न्यूज देखना है, जियो न्यूज देखना है या समा टीवी देखना है, आप उसके ऊपर अपने चैनल का नाम लिखें, आपके पास उसी चैनल की न्यूज ओपन हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। Now type number 3 is transactional web application. What will be the transactional web application? By using transactional web application, user interacts not only in read-only manner, but also can change the contents. यहाँ पे user को authority दी जा रही है कि उसके contents में भी changing कर सकता है। इसकी example हम देखते हैं तो फिर आपको समझ में आता है। The prerequisites for this are database systems that allow efficient and consistent handling of the increasing amount of content in web application. इसके लिए आपको database इतना strong बनाना होगा कि आपके web application पे जो डाटा आ रहा है उसको सेव कर सके, उसको हैंडल कर सके, और जो स्ट्रक्चर क्यूरीज आ रही हैं उनको हैंडल कर सके। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर भी यही है कि आप जो है काफी सारे काम कर रहे होते हैं, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं या आप अपना अमाउंट देख रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आप उसमें ऐड कर रहे हैं ना कि आपको कोई प्रोडक्ट अगर पसंद आई है, उसकी कितनी क्वांटिटी आपने चाहिए, आप उसमें ऐड कर रहे हैं। तो वो भी ये ट्रांजेक्शनल भी है और ये इंटरेक्टिव भी है। इंटरेक्टिव इस तरह से कि यूजर के इनपुट के ऊपर बेस कर रही है, और ट्रांजेक्शनल इस तरह से कि यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसों की हेरा फेरी है, आपने कोई अमाउंट लेनी है, कोई अमाउंट देनी है। बुकिंग सिस्टम, अच्छा बुकिंग सिस्टम क्या? फ्लाइट बुक करवा रहे हैं, ठीक है, और या कहीं पे कोई रिजर्वेशन करवा रहे हैं, किसी होटल में आप कोई सीट बुक करवा रहे हैं, उनका कोई ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू आप ये सीट वगैरह बुक कर सकते हैं, ठीक है। या कोई कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने के लिए आपको जो है जो 2-4 बंदे आपके जा रहे हैं, किसी का पेपर पब्लिश हो रहा है तो उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो ये सब जो है ट्रांजेक्शनल वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं।
नाउ वी हैव वर्कफ्लो बेस्ड वेब एप्लीकेशन। ये क्या होती है? दीज एप्लीकेशंस आर डिजाइन टू हैंडल बिजनेस प्रोसेसेस अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। ये इस तरह की वेब एप्लीकेशन है कि एक ही समझ लें इदारे की, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट बनी हुई है जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बार बार वो ईमेल के थ्रू डिस्कस करना या किसी और तरह से, उसके बदले उन्होंने क्या किया, एक वेब एप्लीकेशन लेकर आओ, उसके ऊपर डाटा डालो और वो कोई भी वेबसाइट ओपन करके उस डाटा को यूज कर सकता है। दीज एप्लीकेशंस ऑटोमेट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसके काफी सारे स्टेप्स होते हैं, इसको डेवलप करना भी मुश्किल होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। The autonomy of the participating companies and the necessity for the workflows to be robust and flexible are the main challenges. इसको robust बनाना, इसको flexible बनाना, ये आपका एक main challenge होता है workflow based web applications डिजाइन करने में। Collaborative web application. Collaborative web applications are designed for cooperation purposes. These applications support shared information and workspaces in order to generate, edit, and manage share information. अच्छा जी, इन्होंने विकीज कहा है कि एक क्लासिकल एग्जांपल है कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशन की। वेब एप्लीकेशन, कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशंस इस तरह की वेब एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर वर्क स्पेस मौजूद होता है। आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं, कोड लिखते, जैसे कोड होते हैं ना ऑनलाइन कोड एडिटर्स, अपना कोड लिखते हैं, आपका आउटपुट आ जाता है, तो ये उसी की एक टाइप है। सोशल वेब एप्लीकेशन, इससे तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। द सोशल वेब इज अ सेट ऑफ सोशल रिलेशंस दैट लिंक पीपल थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि आपकी फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गया, और कौन सी वेब एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, ये सब वेब एप्लीकेशन है सोशल, जो लोगों को आपस में लिंक करती हैं। वाइल ओरिजिनली द वेब वाज कैरेक्टराइज्ड बाय anonymity, there is an increasing trend towards a social web। इसकी तरफ एक increasing trend है, ठीक है, where people provide their identity to a small community of others with similar interest। ऐसे लोग ज्यादातर हमारे पास ज्वाइन होते हैं जो हमारे सिमिलर इंटरेस्ट के हों। यानी कि एक तो वो फेसबुक पे तो आप जिसको फ्रेंड किया, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड आपके पास लिस्ट में शो हो रहा होता है कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर के अंदर क्या है, या और हाँ, ट्विटर में जिस तरह के अगर आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हैं तो उसके पास जितने इंजीनियरिंग प्रोफेशन के और लोग होंगे वो आपको, या आपकी, जैसे आप हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमदर्द यूनिवर्सिटी के और जो लोग होंगे जो सिमिलैरिटी में आ रहे होंगे, आपको उनके लिंक शो कर रहा होगा, उनकी प्रोफाइल शो कर रहा होगा कि आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो सोशल वेब एप्लीकेशन इसी तरह से काम करती हैं कि जो सिमिलर कैटेगरी के लोग होते हैं या सिमिलर कैटेगरी की प्रोफाइल्स होती हैं, आप उनके जो है प्रोफाइल दूसरों को व्यू करवा रहे होते हैं ताकि वो अगर उसको शेयर करना चाहें, उसको ऐड करना चाहें तो कर सकें। देन वी हैव पोर्टल ओरिएंटेड एप्लीकेशन। अच्छा, इतनी सारी टाइप्स पढ़ के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आपको तो लगता है जस्ट एक वेबसाइट है, कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करने को ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि वेबसाइट की बहुत सारी टाइप्स हैं। थ्योरी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम जस्टिफाई कर सकें कि हम किस तरह की वेब बनाने जा रहे हैं, इस वेब की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस वेबसाइट या इस वेब पेज को कैसे डिजाइन करना है, उसको डिजाइन करते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। जैसे अगर हम कोई ट्रांजेक्शनल वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूजर ज्यादा आएंगे, यहाँ पे डाटा ज्यादा आएगा, यहाँ पे हमें डेटाबेस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो डाटा को स्टोर करवा सकेगा, ठीक है। अगर हम कोई इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमें कुछ कैटेगरी या कुछ फॉन्ट टेक्स्ट इस तरह का डालना है, या इसमें CSS यूज करने की जरूरत पड़ेगी, HTML फॉर्म्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, इसमें डाटा अपना जो इनपुट है वो इंटर कर सके। लेकिन अगर हम सिंपली एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमें पता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई नहीं है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर की वेब एप्लीकेशन होगी। इसमें हम जो है जस्ट टेक्स्ट राइट करवा के इसको शो करवाना है ताकि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सके, लेकिन उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, वो एक मेंटेनेंस वाला काम हमारा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस वेबसाइट को डिजाइन करके एक दफा छोड़ देंगे और उसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर वर्क फ्लो बेस्ड वेब एप्लीकेशन पे आ जाते हैं हम। ये शायद हमने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया हमने, कोलैबोरेटिव भी पढ़ लिया, सोशल भी। नाउ वी हैव पोर्टल ओरिएंटेड एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू सेपरेट potentially heterogeneous sources of information and services। Search engine
सच एज गूगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टल ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन। ये पूरा पोर्टल है ना गूगल, इसके पास मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें इसके पास मौजूद है। ये इटसेल्फ एक पोर्टल है जो कि आगे एक्सेस करवाता है डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट पेजेस को। ठीक है, आप गूगल के ऊपर लिखते हैं www.facebook, तो फेसबुक भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ट्विटर भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जीमेल भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये एक पूरा हब हो गया आपके पास। और इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल ओरिएंटेड एप्लीकेशन, यानी इसने अपने अंदर डिफरेंट पोर्टल्स को रखा हुआ है और आप इसके ऊपर उन पोर्टल्स का एड्रेस डाल के उनको एक्सेस कर सकते हैं। यूबिक्यूटस वेब एप्लीकेशन, the increasingly important category of ubiquitous application provides customized services anytime, anywhere and for any device। यानी ऐसी सर्विसेज जो कि हर वक्त अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो और किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकती हो। फैसिलिटिंग, इसको कहते हैं हम क्या, यूबिक्यूटस वेब एप्लीकेशन। यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग का आपने नाम सुना होगा, अगर सर्च कीजिएगा कि यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग में और यूबिक्यूटस वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन देती हूँ कि ये क्वेश्चन आपने सर्च करना है, ठीक है, चाहे मैं थ्योरेटिकली वैसे जबानी मैंने बोल दिया है या मैंने उसको लिख के आपको शो स्क्रीन पे करवाया है, इसका मतलब ये है कि वो मैंने सिर्फ कहा नहीं है, वो आपने करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे उसका पूछ सकती हूँ, ग्रुप पे पूछ सकती हूँ या फिर कोई क्विज दूँ, तो उस क्विज के अंदर मैं वो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है, किसका, यूबिक्यूटस वेब एप्लीकेशन का और यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग का। तो आपको मालूम करना है। कोई और चीज मैं कह दूं कि ये आपने नोट करना है, ये आपके लेक्चर सुनने के ऊपर, आपकी जो लिसनिंग पावर है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने नोट किया कि मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर कौन सा क्वेश्चन आपको, क्या कौन सी बात आपको सर्च करने को कही थी। तो आप लेक्चर गौर से सुनेंगे, ये नहीं कि फॉरवर्ड कर करके आगे बढ़ रहे हैं और आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। लेक्चर गौर से सुनेंगे, लेक्चर के दौरान मैं इसी तरह से क्वेश्चन दूंगी और फिर वही क्वेश्चन आपके क्विज का पार्ट हो सकते हैं। यूबिक्यूटस वेब एप्लीकेशन की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, दिस वुड बी डिस्प्लेइंग द मेन्यू ऑफ द डे ऑन द मोबाइल डिवाइसेस ऑफ ऑल यूजर्स एंटरिंग अ रेस्टोरेंट। हमने रेस्टोरेंट का एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई भी कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में एंटर होता है, उसका मोबाइल कनेक्ट होगा आपका ओपन वाईफाई के थ्रू, और जो आपका दिन का मेन्यू है वो उसके मोबाइल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो हमने पढ़ा था एवरीवेयर फॉर एनी डिवाइस और एनीवेयर एनी टाइम, ये सब इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो ये सब तो हमारे पास क्या थी, वेब एप्लीकेशंस की टाइप थी कि वेब एप्लीकेशन इतने सारे टाइप्स की या वेब पेजेस इतने सारे टाइप्स के हो सकते हैं। इन सब की डिजाइनिंग, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी वेब पेज डिजाइन करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें उसकी डिजाइनिंग करनी है, हमें शॉर्ट टर्म सेविंग नहीं करनी है। कहीं लिखा हुआ था ना, ये रहा शॉर्ट टर्म सेविंग, शॉर्ट टर्म सेविंग को लीड नहीं करना, बल्कि हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उससे बचने के लिए कि वो प्रॉब्लम हमारे पास आए नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हमें वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हुए यहाँ तीन चार नाम थे, ये रहे। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए वेब एप्लीकेशन, डिजाइन उसका बहुत अच्छा और प्रॉपर होना चाहिए और आपने कोई डिजाइनिंग की हुई हो। डिजाइन क्या होगा, कोई ऐसा डिजाइन नहीं कि फूल बूटे बनाने के इसमें हमें पता चले इसका डिजाइन। डिजाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, आपने उसको एक डायग्राम डायग्राम के सूरत में दिखा देना है। ये जो आपको मैंने बुक दिखाई थी उसके अंदर भी है, चलिए मैं जो आपको यूएमएल डायग्राम का जिक्र कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट इज यूएमएल डायग्राम, व्हाट इज द डिजाइनिंग ऑफ दिस वेब पेज। यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज कहलाती है। अगर ये सर्च करके मिल जाए अभी तो मैं आपको, हाँ ये यूएमएल डायग्राम का जिक्र तो आ गया है यहाँ पे। कुछ इस तरीके से भी हम जो सॉफ्टवेयर मॉडलिंग होती है ना उसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इसके लेवल्स क्या होंगे, इसके फेसेस क्या होंगे, स्पेक्स क्या होंगे। ये है, दिस इज द डिजाइन। इसे कहते हैं कि आपने जो है वेबसाइट डिजाइन करने से पहले या वेबसाइट की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट की सूरत में होना चाहिए कि आप क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द यूएमएल डायग्राम और दिस इज द यूज केस डायग्राम, जिसके अंदर पता है कि यूजर, इसके अंदर कोई यूजर होगा और कौन कौन से यूजर्स होंगे। एक पीसी चेयर है, ये एग्जाम्पल जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, यूएमएल डायग्राम बनाना सीख रहे होंगे, तब पूरी एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने ये
डिसाइड कर लिया है कि यूजर के क्या क्या काम होंगे। यूजर यहाँ पे लॉग इन कर सकता है, यूजर यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर पहले करेगा, फिर उसके बाद लॉग इन करेगा। फिर उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसके वेबसाइट के अंदर क्या क्या काम कर सकता है, पेपर सबमिट कर सकता है। पेपर सबमिट करने के अलावा भी अगर वो कोई और काम कर सकता हो, तो हम यहाँ पे एक और एरो बनाएंगे, एक और ओवल शेप बनाएंगे, उसके अंदर वो काम लिख देंगे। ऑथर क्या कर सकते हैं, ऑथर के पास, ऑथर एक यूजर भी है, ठीक है। ऑथर पेपर सबमिट भी कर सकता है। ये भी तो हो सकता है जो ऑथर है वो पेपर, जो ऑथर है वही तो पेपर सबमिट करेगा, और वो फिर उसका पेपर एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, वो कॉन्फ्रेंस में जाएगा या नहीं जाएगा, वो अपने रिजल्ट्स ब्राउज कर सकता है। ये ऑथर का काम है। रिव्यूअर, उस वेबसाइट पे कुछ रिव्यूअर होंगे जो रिव्यू कर रहे होंगे ना कि ये पेपर हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, हमें इस बंदे को कॉन्फ्रेंस में बुलाना है या नहीं। तो वो प्रेफरेंसेस सेट करेगा, वो रिव्यू इंटर करेगा, और जो है लिस्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट की जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। फिर हमारे पास एक पीसी के चेयर होंगे। पीसी के चेयर वो भी एक रिव्यूअर ही होंगे, लेकिन जब ये वाला बंदा अपना काम कर लेगा उसके बाद इनका काम स्टार्ट होगा। वो क्या क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं सबमिटेड पेपर्स को, यानी जो पेपर सबमिट हुए हैं उनका चेक करने का एक्सेस इनके पास होगा। ठीक है। क्लोज रिव्यूइंग प्रोसेस, जो रिव्यूइंग का प्रोसेस चल रहा है कि अब एप्लीकेशन आना बंद हो जाए, डेडलाइन आ चुकी है, तो ये उनके पास ऑप्शन होगा कि वो उस ऑप्शन को क्लिक करें और वो बंद कर दें कि अब मजीद कोई पेपर नहीं आएगा। असाइन पेपर टू रिव्यूअर, अब वो ये असाइन करेंगे कि कौन सा पेपर कौन से रिव्यूअर के पास जाना है। अब देखिए इतनी सारी बात है ना, अब डायरेक्ट चले जाते हैं आप वेब पेज डिजाइन करने के लिए, इसमें आपसे कोई मिस्टेक हो सकती थी। हो सकता था आप पीसी चेयर को ये वाला राइट देना भूल जाओ, और हो सकता था आप यूजर को डायरेक्ट लॉगिन का एक्सेस देते हैं, आप भूल जाएंगे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और फिर लॉगिन के ऊपर जाना होता है। तो ये वाली जो डायग्राम्स हैं ये हमें आइडिया देती हैं कि वेब पेज को किस तरह से डिजाइन करना है कि उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आप पहले ये सब चीजें बनाते हैं। वो थी हमारे पास यूज केस डायग्राम, फिर हमारे पास आ जाती है एक्टिविटी डायग्राम। और इन दोनों के फॉर्मेट में आप देख लें क्या फर्क है। यूज केस डायग्राम को हम इस तरीके से ओवल शेप में बना के डिजाइन करते हैं, और उसके जितने भी यूजर्स होते हैं वो स्क्वायर बॉक्स के बाहर होते हैं। जबकि हमारे पास जो एक्टिविटी डायग्राम होती है, जो एक्टिविटी आपके वेब पेज पे होगी, उस वेब पेज पे क्या एक्टिविटी हो रही है, सबमिशन प्रोसेस की एक्टिविटी हो रही है। अब वो सबमिशन प्रोसेस की पूरी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे खत्म होगी, वो इस तरह का एक प्रोसेस होगा। इसको इस तरह के स्क्वायर बॉक्सेस में हम करते हैं। डायग्राम को मैं भी बिल्कुल भी नहीं समझा रही हूँ, जब हम एग्जाम्पल करेंगे, जब हम ये चीज समझने पे आएंगे तब समझेंगे। लेकिन अब आप देख लें कि ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट है। किसी भी वेब पेज के यूज केस डायग्राम बनेगी, एक्टिविटी डायग्राम बनेगी। फिर हमारे पास एक आती है क्लास डायग्राम। ये क्लास डायग्राम बनेगी क्योंकि आप जब वेबसाइट पे काम करेंगे तो आपने अगर ऊप वगैरह पढ़ा है तो उसके अंदर ऊप में क्या होता था, क्लासेस बनाते थे, आप प्रोग्रामिंग करते थे, या नहीं भी करते थे तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा होता है। तो कौन कौन सी क्लासेस बनेगी, उन क्लासेस के वेरिएबल्स कौन से होंगे, कौन से प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे, कौन से फंक्शंस यूज होंगे। ये फंक्शंस का पार्ट है जो कि एक लाइन के नीचे आ रहा है। ये वाले मेथड्स बने हुए होंगे कॉन्फ्रेंस क्लास के अंदर। कॉन्फ्रेंस क्लास के वेरिएबल्स ये होंगे। यूजर क्लास है और यूजर क्लास के वेरिएबल्स ये हैं, यूजर क्लास के फंक्शंस ये हैं। ये सब चीजें आपको इस तरह से मेंशन करनी होगी क्लास डायग्राम के अंदर। ठीक है। स्टेट मशीन डायग्राम कहलाती है। स्टेट मशीन, अब जरूरी नहीं है कि आप जब भी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आप हर तरह की डायग्राम प्रोसेस से गुजरे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका पेज जो है, आपकी जो वेबसाइट है, वो जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी हाइपर टेक्स्ट करके कुछ उसका नाम था, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड थी, तो फिर तो उसके अंदर एक्टिविटी डायग्राम बनेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटी कोई हो नहीं रही। क्लास डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर हमें कोई इतने वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट टेक्स्ट शो करवाना है। तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, उसी हिसाब से आपकी ये डायग्राम्स बनेगी। स्टेट मशीन डायग्राम बननी नहीं बननी, क्लास डायग्राम बनेगी या नहीं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपके पास डायग्राम सब में बनेगी ना, वो यूज केस डायग्राम होगी। एक्टिविटी जिसमें है उसमें एक्टिविटी डायग्राम बन जाएगी, जिसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें एक्टिविटी डायग्राम नहीं बनेगी। ये मैं आपको बुक में से दिखा रही थी, ये बुक के पेज नंबर्स हैं, अगर आप वो जब बुक डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप देख सकते हैं। बाकी डाटा मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी, वो वर्ड का डॉक्यूमेंट और ये वाली बुक। हम वापस आ जाते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ से हम आज का लेक्चर कर रहे थे। कैटेगरीज हमने पढ़ ली हैं। ठीक है। अब नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब वेब एप्लीकेशन।
2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे ऐड की हैं। उसके बाद हमारा ये आज का लेक्चर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। जो क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने पूछे हैं, मैं आज के लेक्चर में आपको टाइप करके लिख दूंगी ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट टाइम से आपने लेक्चर गौर से सुनना है। ड्यूरिंग द लेक्चर जो भी क्वेश्चन कहा जाएगा सर्च करने को, वो आपके क्विज का पार्ट हो सकता है। Characteristics web applications can be distinguished from traditional desktop application on the basis of following dimension. एक है हमारे पास product based characteristic, दूसरी है हमारे पास usage based. Product related characteristics constitute the major building blocks of a web application consisting of content, hypertextual structure and presentation. ठीक है, जनरेटिंग इसके अंदर हमारे बताया प्रोडक्ट बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, उसके मेजर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है कि आपकी वेब एप्लीकेशन है, उसके कंटेंट्स हैं, उसका हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, जनरेटिंग कंटेंट, मेकिंग इट अवेलेबल, ऐसे कंटेंट को जनरेट करना फिर वो हमेशा अवेलेबल रहे, अपडेट होता रहे। उसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसकी अपडेशन होती रहे। ठीक है, प्रोविजन ऑफ द एक्चुअल सॉफ्टवेयर ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस आर यूज्ड एक्सप्रेसली बिकॉज ऑफ द कंटेंट दे ऑफर। कंटेंट इज द किंग। मैंने बोला वेब एप्लीकेशन में क्या है, कंटेंट आपका किंग है कि आपने कंटेंट किस तरह का लिखा है कि लोगों को वो समझ में आ जाए, और आपकी वेबसाइट किस एरा में या कौन से लोग यूज कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज कौन सी उसके अंदर आप यूज करेंगे। आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारे पास जैसे इंग्लिश है, वो हर कोई समझता है। आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होगी, उसके अंदर जो आप टर्म्स यूज कर रहे हैं। आप इंग्लिश का एक वर्ड है, वो 2-3 वर्ड्स मेंशन होते हैं ना, सिमिलैरिटी यानी कि, तो आप किस तरह का वर्ड उसके अंदर यूज कर रहे हैं कि जो सब तरह के लोग, आपकी वेबसाइट तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उस वर्ड के मीनिंग सबको समझ में आ जाए। प्रेजेंटेशन, टू स्पेशल फीचर्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस एट द प्रेजेंटेशन लेवल। हमने अभी बुक में एक डायग्राम देखी थी ना, उसमें लेवल्स का भी जिक्र था। तो जो प्रेजेंटेशन का लेवल होता है उसके अंदर क्या है, यूजर इंटरफेस और सेल्फ एक्सप्लेनेशन। ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक या प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर। क्या दो स्पेशल फीचर्स हैं, एक है उसका प्रेजेंटेशन लेवल, कि आपकी जो वेबसाइट की प्रेजेंटेशन है वो इतनी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे हेडिंग्स डाली हुई है, ये से ये है, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ ना, अब मैं इसको बोल्ड ना करूँ लेकिन है ये मेरी हेडिंग, मैंने इसको भी वही फॉन्ट साइज वही सब कुछ दे दिया जो कि यहाँ पे टेक्स्ट को दिया हुआ है, तो जो रीडर है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि हमारे पास क्या हेडिंग है। जैसे उसको जल्दी से गो थ्रू करते हुए हेडिंग्स पे जाना है तो नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ मैं करना चाहूँ तो फौरन से कंटेंट पे आ गई, फौरन से प्रेजेंटेशन पे आ गई कि ये एक अलग बात हो रही है और ये एक अलग बात हो रही है। तो आपकी उसका प्रेजेंटेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर अगर आपका टॉपिक चेंज हो रहा है तो आपकी नंबरिंग अच्छी होनी चाहिए कि 4.1 है, 4.2 है। यहाँ पे 4.1 में ये बात डिस्कस हो रही थी, 4.2 में ये बात डिस्कस हो रही है, तो ये प्रेजेंटेशन का लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेशन, जो चीज आपने एक्सप्लेन की है वो सेल्फ एक्सप्लेन, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें इतनी ज्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज कर दिए जाएं, मुश्किल सेंटेंसेस यूज कर दिए जाएं कि बार बार जो है आपको गूगल ट्रांसलेटर के पास जाना पड़े। आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। ये था हमारा पार्ट 1 प्रोडक्ट बेस्ड। नेक्स्ट वी हैव यूसेज बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। The usage of web application is characterized by the necessity to continuously adapt to specific usage situations or contexts. मतलब आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो यूसेज बेस्ड है, यानी इसके अंदर काफी सारे यूजर्स आ रहे हैं जिसको यूज कर रहे हैं और उसमें इनपुट दे रहे हैं, उसके हवाले से फिर आपको आउटपुट मिल रहा है। सोशल कॉन्टेक्स्ट, यूजर्स of web applications are spontaneous. They can visit and leave the web whenever they want. यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूसेज किस तरह से है कि कोई भी यूजर कभी भी वहां पे आएगा, उसको विजिट करेगा और फिर मतलब एग्जिट हो जाएगा वहां से, लेकिन किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। दे आर यूजली नॉट लॉयल टू द एप्लीकेशन। ये जो यूजर्स होते हैं वो एप्लीकेशन के साथ लॉयल नहीं होते, वो जैसे अपने काम के लिए इसको यूज करते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स इज ऑल्सो नॉट प्रिडिक्टेबल। हमें इन वेबसाइट्स पे पता भी नहीं होता कि कितने यूजर एक टाइम में लॉग इन कर सकते हैं, या जैसे सुबह का टाइम है, इस वक्त कितने यूजर्स इस वेबसाइट को यूज कर रहे होंगे, रात के टाइम पे कितने यूजर्स इस वेबसाइट को यूज कर रहे होंगे। द यूजर्स ऑफ अ वेब एप्लीकेशन बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स। और आपके जो वेब एप्लीकेशंस के यूजर हैं वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली एक ही तरह के लोग तो आपकी वेबसाइट नहीं देख रहे हैं ना, हर तरह के लोग देख रहे होंगे। अच्छा, अब आपको ये कैसे अंदाजा होता है, अब हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है हमारे वेबसाइट पे कितना कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितना डाटा आ रहा है, डाटा नहीं यूजर्स कितने आ रहे हैं, और
दूसरा क्या पता चल जाता है हमें कि टाइमिंग्स, किस टाइम पे आपकी जो वेबसाइट होती है उस पे रश ज्यादा होता है, उस पे ट्रैफिक होता है। ठीक है, अब आपकी जो जैसे एंटरटेनमेंट वाली अगर कोई वेबसाइट है, तो मोस्टली रात के टाइम पे या मगरिब के बाद, उस टाइम पे लोग फ्री होते हैं तो वो एंटरटेनमेंट वेबसाइट पे जाते हैं। अगर आप दिन की बात करें, मगरिब तक, सुबह से लेके मगरिब तक, वो सारे ऑफिस आवर्स हैं और स्टडी आवर्स हैं, तो स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, इसके अलावा वर्किंग आवर्स हैं, तो कोई भी मतलब ऑफिस के जो लोग हैं वो सब लोग इस तरह की वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं जो नॉलेज बेस्ड वेबसाइट्स होती है, तो उस टाइम पे उन वाली वेबसाइट्स के ऊपर यूजर्स का ट्रैफिक ज्यादा होता है। टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट, नेटवर्क एंड डिवाइसेस, वेब एप्लीकेशंस नीड एन इंटरनेट कनेक्शन एक्सेट्रा। टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो भी वेब एप्लीकेशन बनेगी उसको लाजमी एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए कनेक्ट होने के लिए। नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन एंड टाइम, यूजर्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस आर स्प्रेड जियोग्राफिकली। सही है, आपकी कोई भी एप्लीकेशन हर जगह से यूज हो सकती है ना, तो जियोग्राफिकली आपके यूजर्स उससे कनेक्ट हैं डिफरेंट लोकेशन से, और वो इस एप्लीकेशन को किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। कोई अभी 2 बजे यूज कर रहा है तो किसी और मुल्क में उस टाइम कोई और टाइम हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक, पहले हमने कौन सी पढ़ी? प्रोडक्ट बेस्ड, यूसेज बेस्ड, now we have development base. The development of web applications characterized by the necessary resources. कौन सी necessary resources हैं कि आपकी development team अच्छी होनी चाहिए, technical infrastructure अच्छा हो, development process itself अच्छा होना चाहिए, and the necessary integration of already existing solutions. आपके पास जो existing solutions मौजूद हैं उनकी integration आपने properly की हो, उसकी feasibility study की हो कि ये solutions आपके लिए effective हैं कि नहीं है। अच्छा, जो आपकी डेवलपमेंट टीम है वो किसके ऊपर कंसिस्ट होनी चाहिए? आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और प्रिंट, पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, कंप्यूटिंग, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपके पास मतलब इन इन शोबों से आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हों जो कि आपको बता सकें कि आपकी वेबसाइट कितने पानी में है, ये कह लें अगर आप। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपर्स हैव नो कंट्रोल ऑन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट। डेवलपर्स के पास, डेवलपर आपको डेवलप तो करके दे देंगे, लेकिन जो आपका क्लाइंट है वो आपकी इसको किस तरह से कंट्रोल कर रहा है या सॉरी एक्सेस कर रहा है, उसका कंट्रोल जो है ना टेक्निकल या डेवलपर्स के पास नहीं है। लेकिन वो अपनी वेबसाइट बनाते वक्त उसकी अगर एक्सेस को आसान बनाए, ठीक है, उसको इजी बनाए हर क्लाइंट के हिसाब से, तो उसका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। प्रोसेस, द डेवलपमेंट प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउस पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल के मतलब आपने चेंजिंग करनी हो, चेंजिंग आसान हो, आपने रीयूज करना हो, रीयूज करना आसान होना चाहिए। Web application usually build upon some legacy system which limits design choices. ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस आपका मैंने बता दिया, फ्लेक्सिबल हो, पैरेलल डेवलपमेंट होनी चाहिए मॉड्यूल्स की, यानी ऐसा नहीं है कि एक मॉड्यूल अभी चल रहा है, ये खत्म होगा तो हम दूसरा बनाएंगे। अगर टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो मॉड्यूल्स आप डिवाइड कर सकते हैं, एक लॉगिन का मॉड्यूल बना ले, दूसरा जो है सबमिशन का मॉड्यूल बना ले, और फिर आपस में आप उनको लिंक कर दें। फ्लेक्सिबिलिटी इसी सेंस में कहा गया है कि ऐसा ना हो कि वो उसकी कोडिंग अलग हो रही है, उसकी अलग है, वो अलग लैंग्वेज पे काम कर रहा है, आप अलग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, अब आप उन मॉड्यूल्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो मॉड्यूल्स ज्वाइन नहीं हो पा रहे। तो पैरेलल डेवलपमेंट में आपने सब चीजें देखनी है कि एक जैसा काम करना है, मॉड्यूल्स अलग अलग एक वक्त में बना सकते हैं, और फिर उनको आपस में इंटीग्रेट करके आपकी वेबसाइट कम वक्त में और अच्छी वेबसाइट तैयार हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये नोट्स या ये जो चीजें हैं ये कौन सी बुक से ली गई है उसका रेफरेंस भी यहाँ पे ऐड किया गया है, ताकि अगर आप वो वाली बुक स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका लिंक जिस बुक का मैंने नाम बताया है ये उसी का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आपको तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क फ्रीली, एंड हाँ, क्वेश्चन जो मैंने दिए थे आज के लेक्चर के हवाले से जो कि आपको सर्च करने हैं, तो हम यहाँ पे आपको होमवर्क के नाम से इसको मेंशन कर देते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपसे शेयर हो जाएगा। नंबर 1 इज डिफरेंस बिटवीन ubiquitous computing
दूसरा लफ्ज क्या आया था हमारे पास? यूबिक्विटस वेबसाइट आया था शायद। यूबिक्विटस वेब एप्लीकेशन। नंबर 2, एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्विटस वेब एप्लीकेशन की कोई एग्जाम्पल आप शेयर कर दें कि क्या होती है ये। ठीक है। कंट्री। वाई इट इज। तो ये जो मैंने सारे क्वेश्चन आपके पास मेंशन किए ना, ये कोई आपका वो नहीं है, असाइनमेंट नहीं है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। यानी आपने इसको करना है, अपने पास प्रिपेयर करके रखना है। कभी भी ये आपसे पूछा जा सकता है, आपके क्विज में, आपके एग्जाम में, या फिर वैसे ही अगर मैंने कोई ऑनलाइन सेशन कंडक्ट किया तो उसके अंदर। ओके। अल्लाह हाफिज।